तो स्वागत है आज आप सबका मेरे चैनल पे। चैनल का नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं बैठा था तो मैं सोचा क्या किया जाए, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तो मैं कहा यार चैनल स्टार्ट करना था, बहुत दिनों से सोच रखा था, आज क्यों ना पहले वीडियो बना ही लिया जाए। अब मैं थोड़ा सा हूँ लेजी इंसान। मेरे ये वीडियो जिसके साथ कोलैब पे डलेगी यूट्यूब पे, उसमें लगा है i9 प्रोसेसर, वो खुद बताते रहता है। उसे अगर आज ये बोलो कि सुफियान भाई चलते हैं कुछ ड्रोन वगैरह बनाते हैं, आप प्लानिंग करते रहोगे, वो इंसान कल ड्रोन बना के उड़ाते हुए दिखेगा आपको। अब मेरा थोड़ा सा स्लो मामला है। मैं क्या करता हूँ, पहले सोचूंगा, सबसे बिजनेस कर रहा हूँ तो सबसे चीपेस्ट तरीका खोजूंगा कि जिसमें मेरा लॉस ना हो। वीडियोज बनानी है तो सबसे लेजी तरीका ढूंढूंगा जिसमें मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने आज सामने लगाया है कैमरा, मैं आज बैठा हूँ कैमरे के सामने वीडियो बनाने। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कुछ उसमें गड़बड़ लगे तो यार कमेंट में कुछ बोलना मत, क्योंकि इंसान बहुत मुश्किल से पहला वीडियो बनाता है, एफर्ट करता है, और हम लोग लगता है देख तेरे वीडियो में ये कमी है ना, ठीक से बोला नहीं, समझाया नहीं, ये ऐसे टोन में कौन बात करता है। तो ये सारी चीजें नहीं करेंगे हम लोग। मैं समझाता भी हूँ लोगों को कि यार कोई इंसान पहला बार कोई काम कर रहा है ना, तो गलती होती है ना। अब इतना बड़ा भी गलती ना हो जाए कि पूरे घर की संपत्ति डुबा दो या और कुछ कर दो, ये सारी चीजें नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे। ये नाम आपने सुना होगा पिछले साल। क्यों सुना होगा? क्योंकि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिले हैं इस टॉपिक के लिए, इस डिस्कवरी के लिए। मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, सॉरी मैं पीछे गलती बोल गया होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा याद रहता है मुझे। मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अब मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है, क्यों? अच्छा, 3 लोगों को इकट्ठे मिला है नोबेल प्राइज, ऐसा नहीं किसी एक को। जैसा हम सब चैनल पे वीडियो बनाते हैं, 3 लोग एक साथ आते हैं यूट्यूब पे, वैसे ही और साइंटिस्ट में भी दिक्कत भी है। ऐसा तो है नहीं कि खाना बनाना हो कि एक लोग बैठे आलू प्याज काटे बना लिए तुरंत खाना, ऐसा होता नहीं। साइंटिस्ट है वो, है ना। 20-30 साल की मेहनत लगती है एक साइंटिस्ट को एक रिसर्च करने में, पढ़ने में। पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके वो कोई नई थ्योरी, कोई नई डेवलपमेंट दे पाते हैं साइंस में। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। पहले डोब्रेनर आया, डोब्रेनर के लॉ में कुछ कमी थी, सारे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद न्यूलैंड आया तो बोले सबसे पहले तो यही कमी दूर करनी पड़ेगी कि सारे एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, अब आगे जाके वीडियो में लिंक कर पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये होता क्या है, तो इसके नाम में इसका मतलब छुपा है, मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटेलिक मतलब मेटल के एटम। आप ऐसा समझो कि एक फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर होता है, आप एक क्यूब समझ सकते हो। क्यूब के जो वर्टेक्स है वो मेटल के एटम्स होते हैं, और जो एज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वर्टेक्स को, वो आप समझ लो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक बाइंडर होते हैं। अब इसका काम क्या है, क्यों हम ये टॉपिक जान रहे हैं, या क्यों इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया किसी को। तो इसमें हुआ क्या था कि ये जो अभी मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो तैयार हुआ है, ये किसी भी गैस को ट्रैप कर पा रहा है। आप उसके साइज को, आपको मैथ्स पता है उसके, आप फोर्स को डिसाइड करो कि किस एटम या किस मॉलिक्यूल को आपको ट्रैप करना है। आप डिजाइन करो उस तरीके से उसको, और वो उस मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेगा। क्या समझ में नहीं आया? प्रैक्टिकल चीजें बताओ मुझे। आपने स्पॉन्ज देखा है अपने घर पे, करता क्या है वो? उसे पानी में डालो, पानी को अपने अंदर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। तो अभी तक हम पानी को ही ट्रैप कर पा रहे थे, अब हम जो एटमॉस्फेयर में गैस है उसको भी ट्रैप कर सकते हैं। करेंगे क्या इसका, लेकिन किसको ट्रैप करेंगे? CO2, सबसे बड़ा जो अभी रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, है ना, CO2 वगैरह, मीथेन जो निकलते हैं खेती वगैरह, एग्रीकल्चर से मीथेन निकलते हैं। तो इन सब को अब हम ट्रैप करेंगे। एयर से मॉइस्चर को ट्रैप करेंगे डिजर्ट एरिया में, ठीक है। तो अब लगभग आपको शायद प्रैक्टिकल यूजेस समझ में आ रहा होगा कि क्यों नोबेल प्राइज दिया गया इन चीजों के लिए, कैसे ये दुनिया को बदल देगी, है ना। तो 3 साइंटिस्ट थे इसमें, तीनों का पहले मैं आपको नाम बता दूं। सबसे पहला जो जिन्होंने बेसमेंट तैयार किया था इसका, वो थे रिचर्ड रॉबसन। बेसमेंट तैयार हो गया, उसके बाद जिन्होंने स्ट्रेंथ दी इस बिल्डिंग को, पिलर बनाया, वो थे आपके ओमार यागी। और थर्ड जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिनिशिंग किया, जिन्होंने सुंदर बनाया, जिन्होंने रहने लायक बना दिया घर को, फ्रेमवर्क को, या प्रैक्टिकल यूजेस के लिए बना दिया, उनका नाम था सुसुमु किटागावा। बहुत कॉम्प्लेक्स नाम होता है यार, तो आप सर्च भी करके स्पेलिंग तो देख ही सकते हो।
अब हुआ क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो लोगों को नहीं पता होते हैं। किसी को लगता है कि अच्छा पहले जो साइंटिस्ट थे रिचर्ड रॉबसन, जब उन्होंने काम किया था तो उन्हें ही दे देते नोबेल प्राइज, है ना, तीनों को एक साथ क्यों दिए, पहले वाले को भी देते, फिर दूसरे जो रिसर्च किए उनको भी देते, फिर तीसरे जो रिसर्च किए तीनों को देते। तो हुआ क्या कि जैसे आप घर बना रहे हो तो ठीक है, आप बेसमेंट बनाते हो तो क्या आप उस घर में रहना शुरू कर देते हो क्या? बोला यार नहीं। ठीक है, पिलर बना दिया हमने, घर का पिलर बना दिया, तो क्या हम उस घर में रहना शुरू कर देते हैं? जवाब है नहीं। कब तक हम उस घर में नहीं रहते? जब तक कि वो घर आपको बारिश से ना बचा, आपके घर में जो बेसिक एमिनिटीज होते हैं, वॉशरूम हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग हो गए, वो सब फिनिशिंग ना हो जाए, एक रहने लायक ना बन जाए, तब तक हम उस घर में शिफ्ट नहीं करते। वैसा ही होता है कुछ यहाँ भी कि रिचर्ड रॉबसन ने जो आप बेस बनाया था मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का, तो सिर्फ उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं था, वो हमारे आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकता था। वो बस एक डिस्कवरी थी, न्यू बिल्कुल थी, लेकिन कोई ह्यूमन लाइफ में चेंज नहीं ला रहा था। तो बोले ठीक है, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा और फिनिशिंग होने देते हैं इस घर में, इस थ्योरी पे, थोड़ा और जब लोगों के यूज के लायक बन जाएगा तब हम देखेंगे कि किसका कितना यूज है, कितना इम्पैक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। तो अब करते हैं स्टोरी स्टार्ट। रिचर्ड रॉबसन, नाम याद रखना यार सारे, और उनके काम भी। आइडिया इन्हीं का था। आइडिया कैसे आया इनके दिमाग में जब ये पढ़ रहे थे? तो हम सब एक चीज जानते हैं कि कार्बन जो एलिमेंट है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की। कैटेनेशन पता है आपको? कार्बन खुद के साथ सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ लिंक करता है और मिलियंस ऑफ कार्बन को अटैच कर सकता है। ये चीजें आपको पता होगी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबको पता होती है, 9-10 में ही था, तो सब लोग 9-10 तक तो साइंस पढ़ते ही है। अब उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, कार्बन में तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, वो इस कैटेनेशन के बदौलत मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना पाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर ले पाता है, एलोट्रोप बना पाता है, ग्रेफाइट बनते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होता है तो डायमंड बनता है। लेकिन क्या हम किसी मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी ला सकते हैं क्या कि एक मॉलिक्यूल पकड़े, उसको सेल्फ लिंक करते गए इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम तक? और सोचो कि वो इंसान इतने नॉलेजेबल कि उन्होंने सोचा और बना लिया। ऐसा नहीं कि बस मेरे मन में आइडिया है कि जाके प्लूटो पे क्या होगा, है ना सुफियान भाई, मेरे पास एक थियोरी है जिससे मैं ये प्रूफ कर दूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, उन्होंने वो आइडिया सोचे, बोले ठीक है स्टार्ट करते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल अब आप स्ट्रक्चर को अब धीरे धीरे समझो। एक मेटल लिया, उसके साथ लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक बाइंडर, और उसके साथ नीचे अटैच किया दूसरा मेटल एटम। फिर ये मेटल है, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक बाइंडर, फिर एक दूसरा मेटल एटम, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइटली अरेंज कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर बन गए गैप्स, पोर्स उसको बोल सकते हो आप। तो पोर्स हो गए, पोर्स बन तो गए, लेकिन क्या वो स्टेबल थे? तो बोले नॉर्मली तो काम कर रहा था, वो अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो एयर के मॉइस्चर से कांटेक्ट में आ रहा था, समझो एयर से कांटेक्ट में आ रहा था या वाटर से कांटेक्ट में आ रहा था, एयर में ही मॉइस्चर है उससे भी कांटेक्ट में आ रहा था, तो वो ब्रेक हो जा रहा था। तो लोगों ने उनका उड़ाया मजाक कि बस हो गए, निकल गई हवा है, कहाँ बना, ये तो बना के खड़ा किए, छोड़े, हाथ हटाए, गिर गया पूरा का पूरा। ठीक है, बोले कोई नहीं, इस पे और काम करेंगे। तो रिचर्ड रॉबसन तब तक काम कर ही रहे थे, तब तक जो दूसरे साइंटिस्ट है हमारे, वो है ओमार यागी। इन्होंने भाई फेनोमेनल काम किया, गजब का एकदम, मतलब मैं तो सुन के दंग रह गया। इनको ना लेगो में बहुत इंटरेस्ट था। लेगो आप सब जानते हो, छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स को हम लोग ऐड कर करके कुछ अलग डिजाइन पैटर्न, कुछ अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इन्होंने सोचा, अच्छा रिचर्ड रॉबसन जी का जो ड्रॉबैक था सबसे बड़ा, वो क्या था? मॉलिक्यूल नहीं बना था क्या? मॉलिक्यूल बन गया था, ड्रॉबैक ये था उनके स्ट्रक्चर में कि स्ट्रेंथ नहीं थी, स्टेबल नहीं था, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद टूट जा रहा था। तो अगले जो साइंटिस्ट होंगे, अगर इसे एक सीढ़ी ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा? उसके ड्रॉबैक पे, कि उसमें आप स्ट्रेंथ ऐड करो। अब आप रिलेट कर पाओगे, जैसे डो ब्रेनर ने ट्रायड दिया था, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि सारे एलिमेंट को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। तो जब न्यूलैंड स्टार्ट करेंगे अपना क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले उसी ड्रॉबैक को दूर करेंगे वो, कि सारे एलिमेंट को भैया पहले क्लासिफाई करो। तो जब ओमार यागी आए थे, तो उन्होंने ये जो मॉलिक्यूल का जो उनका सपना था उसे साकार किया,
उसमें स्ट्रेंथ डाली। उन्हें लेगो में इंटरेस्ट था। अब पढ़े लिखो या बोलो कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होता है ना, वो इसी तरीके से सोचते भी हैं। उन्हें लेगो में इंटरेस्ट था। उन्होंने बोला कि यार केमिस्ट्री में भी अप्लाई करके देखते हैं ना, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, स्ट्रेंथ डाल के देखते हैं उसमें। ठीक है, जैसे आप भी कोई चीज जानते होगे, जैसे सुफियान भी है, क्या फिलॉसफी और साइंस को कनेक्ट कर देता है। आप में भी कोई चीज बेटर होगी, आप उसको कनेक्ट करोगे, आप उस तरीके से चीजों को समझोगे। तो उन्होंने सोचो कितनी किताबें पढ़ रखी होगी, वो तो सबको एक साथ लाके जोड़ सकते थे। तो उन्होंने सोचा लेगो को हम अप्लाई करके देखते हैं केमिस्ट्री में, स्ट्रेंथ ऐड करके देखते हैं, कोई स्ट्रक्चर तैयार करके देखते हैं। उन्होंने जो वो मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क था उसमें डाली स्ट्रेंथ। कैसे डाली? उन्होंने अलग अलग मेटल के एटम्स ट्राई किए, अलग अलग ऑर्गेनिक बाइंडर ट्राई किए। उन्होंने सबसे पहले जो यूज किया था, मतलब जो पहला प्रोडक्ट उन्होंने दिया था, जिंक मेटल का एटम था। बीच में उन्होंने यूज किया था बीडीसी। बीडीसी क्या होता है? बेंजीन डाइकार्बोक्सिलेट। तो एक लिया जिंक एटम, बीच में डाला बीडीसी बेंजीन डाइकार्बोक्सिलेट, और फिर नीचे अटैच कर दिया जिंक एटम। इसी तरीके से वो लॉन्ग चेन बनाते गए। और बेंजीन में होता है चूंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, वो होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, एज अ पिलर काम करता है वो उस स्ट्रक्चर में। अब इसकी क्या खास बात थी कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया, उन्होंने स्ट्रेंथ दे दी, लेकिन वो जो पोर्स के जो साइज थे वो हो गए फिक्स हो गए। इन्होंने उसको फंक्शनल भी बनाया। क्या यूज किया था, क्या फंक्शन उन्होंने यूज में लिया था इसका? उन्होंने क्या किया कि एक फिक्स साइज का पोर्स उसमें रेडी किए, 0.35 नैनोमीटर के आसपास। 0.35 नैनोमीटर वैल्यू याद रखना। अब होता क्या है कि मान लो जैसे CO2 गैस है, CO2 का आप ले लोगे अगर साइज जो होता है वो अराउंड 0.33 नैनोमीटर होता है, तो वो उस पोर्स से क्या होगा? पास कर जाएगा कि नहीं? अब चूंकि साइज फिक्स है तो वो उससे पास कर जाएगा। तो अगर आपको फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेज करने हैं, अलग अलग गैस को आपको फिल्टर आउट करना है एटमॉस्फेयर से, तो आप उसका यूज ले सकते हो। आप क्या करो, फिल्टर बना दो छोटा। CO2 का साइज कितना बड़ा है? 0.33 नैनोमीटर। आप पोर्स के साइज को कर दो क्या? 0.32 नैनोमीटर। एक चीज और जो मैं इसमें बताना भूल गया, जो इनका सबसे बड़ा उपलब्धि था, इन्होंने लेगो जैसे यूज करे थे ना, इन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया था। क्या? इस शेप या इस साइज के मेटल एटम को लो और आप इस लेंथ के पॉलीमर बाइंडर को यूज करोगे या मॉलिक्यूलर बाइंडर का यूज करोगे, तो आपको एक फिक्स साइज का पोर्स मिलेगा। अब समझो कोई चीज अगर फॉर्मुलेट हो गया, जैसे आप सुनते होगे ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F=G m1m2/r²। अगर आप उसको फॉर्मुलेट कर देते हो तो आप मून की ग्रेविटी नाप सकते हो। तो अगर आप CO2 के साइज को पता कर लिए और आपने फॉर्मुलेट करके एक ऐसा पोर बनाया जो CO2 से छोटे साइज का है, तो आप एक छन्नी तैयार कर लोगे। जो घर में होता है ना, आटा या चावल से वो छोटे छोटे चीजें हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो वो छन्नी की तरह काम कर रहा था। CO2 को क्या किया, उसने एक जगह रोक लिया। हाइड्रोजन, उसकी साइज छोटी, वो उसके पोर से पास कर गए। ऑक्सीजन, उसके साइज छोटे, वो पोर से पार हो गए। CO2 से पास नहीं कर पाया। बोले ठीक है, एक लेवल और लगाते हैं। उन्होंने फिर से फॉर्मूला वगैरह यूज किए, पोर्स को और छोटा किया। पहले से CO2 बाहर रुक गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पास कर गए। फिर एक फिल्टर लगाया, यहाँ पे ऑक्सीजन रुक गया, हाइड्रोजन क्रॉस कर गया। तो इन्होंने जो सपना देखा था रिचर्ड रॉबसन जी ने, उसे साकार किया। इन्होंने ऐसा मतलब मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जो कि फंक्शनल था, जो एयर को फिल्टर करने के काम आ पा रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि तो फिर इन्हें नोबेल प्राइज दे देनी चाहिए, क्योंकि फंक्शनल तो था। बोले फंक्शनल तो था, लेकिन अभी भी ये इतने लार्ज स्केल पे नहीं बनाया जा सकता कि आपके या हमारे लाइफ में कोई चेंज ला पाए। तो फिर क्या करेंगे? इन्होंने, ओमार यागी जी ने एक और चीज रेटिक्यूलर केमिस्ट्री का जन्म दिया था। रेटिक्यूलर केमिस्ट्री, मेरे ख्याल से हाँ यही नाम होगा। तो उसमें यही सब फॉर्मुलेट वगैरह की कौन सा मेटल्स के एटम लेंगे, किस साइज का लेंगे, कौन सा किस लेंथ का, या कौन सा क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक बाइंडर लेंगे तो कितने साइज का फोर्स मिलेगा, ये सारी चीजों पे इन्होंने काम किया था ओमार यागी जी ने। अब जो थर्ड साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एक पूरे काम को फिनिश किया,
जो हमारे डेली यूज में इतने लार्ज स्केल पे वो इन चीज़ों को बनवा सकते हैं कि हमारी आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा वो भी हम देखेंगे। आप जो आसपास चीज़ें देख रहे हैं ना, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आने वाले 10-15 सालों में। उनका नाम था सुसुमु किटागावा। आई थिंक जापान से रहे होंगे वो, सुसुमु किटागावा। इन्होंने किया क्या कि अभी तक जो फ्रेमवर्क था वो रिजिड था। मतलब अगर CO2 है तो CO2 को वो फिल्टर आउट कर दिया, उससे जो स्मॉलर साइज के जो मॉलिक्यूल थे वो उससे क्रॉस कर जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, वो जो फ्रेमवर्क था उसमें ऐड कर दी फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने के साथ साथ आप समझ लो एज अ सेंसर, या आप इस तरीके से समझ सकते हो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होगे तो, कि आपने देखा होगा कि इंजाइम होता है। इंजाइम में ना एक पार्टिकुलर ऐसा शेप बना होता है जिसपे एक फिक्स टाइप के सबस्ट्रेट आके चिपक सकते हैं, बाकी कोई सबस्ट्रेट आएगा तो वो उस पर नहीं वर्क कर पाएगा। उसी तरीके से जो सुसुमु किटागावा जी जो थे, उन्होंने क्या किया, इसमें एज अ सेंसर समझो या इस तरीके की उन्होंने फीचर्स ऐड किए इस मॉलिक्यूल में। पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दी। इससे होता क्या है फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने से, कि मान लो एक पोर्स आपने बना के रेडी कर लिया फिल्ट्रेशन के लिए, इधर से एक खास भीड़ आएगी, वो पहले चेक करेगा, है ना, एक गार्ड की तरह वो होगा कि इस मॉलिक्यूल को अंदर जाने देना है कि नहीं जाने देना है। पिछला जो स्ट्रक्चर था जो ओमार यागी जी ने दिया था, उसमें एक ड्रॉबैक था कि अगर दो मॉलिक्यूल हो, दोनों का साइज सेम हो, तो दोनों या तो क्रॉस कर जाएंगे या दोनों के दोनों बाहर रुक जाएंगे। ये दिक्कत थी उसमें। वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि ये दोनों मॉलिक्यूल A और B अलग अलग हैं। समझे आप? अगर दोनों का साइज सेम रहेगा, दोनों का, चूंकि वो रिजिड था, वो पार कर जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी यहां कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें समझो कि बॉन्ड ऐसे ऐसे तैरने लग गए, ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अब वो मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकता है कि A और B दोनों सेम साइज के हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्रॉस नहीं करेंगे उसमें से। अगर वो पोर्स मैंने सिर्फ A को पास करने के लिए बनाया है तो सिर्फ A ही पास करेगा, B को वो बाहर रोक के रखेगा। ये हुआ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने का मतलब। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी में बॉन्ड ये भी होता है कि उसको क्लोज बॉन्ड थोड़े से तो ऐसे मतलब शेप ऐसे चेंज करेंगे हल्का सा, जिसमें से वो CO2 का मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाए, और फिर क्या करते हैं बॉन्ड अपना वापस से अपना शेप रीगेन कर लेते हैं, जिसके कारण वो अंदर कंपैक्टली ट्रैप हो जाता है, वो बाहर लीकेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अभी भी अगर आप नहीं समझो तो फिर से एक बार सिंपल वे में समझाते हैं। रिचर्ड रॉबसन, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया लेकिन वो स्टेबल नहीं था, टूट जा रहा था। सेकेंड, ओमार यागी, उन्होंने स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ डाल दी, लेकिन फॉर्मुलेट कर दिया चीजों को। उन्होंने जो साइज बनाया वो फिक्स था पोर्स का, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल, दोनों में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, और दोनों के दोनों क्रॉस करते थे या दोनों के दोनों फिल्टर आउट हो जाते थे। सुसुमु किटागावा जी ने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की। अब वो मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकता है, भले ही दोनों का साइज सेम हो, कि किसे अंदर आने देना है, और एक बार वो अंदर आ गया तो बॉन्ड अपना वापस से रीगेन कर लेता है, जिसके कारण वो क्लोजली पैक्ड हो जाता है अंदर। कैसे कर पाता होगा, तो उसमें कुछ जैसे कुछ पार्टिकुलर टाइप के रिएक्शन होते होंगे कि भाई ये जो मेटल है इस पार्टिकुलर गैस को ही एब्जॉर्ब करता है, उसे अंदर आने देता है, उसे चिपका लेता है बाहर से। दूसरा मेटल लेंगे तो वो इसे छोड़ के मॉलिक्यूल A को छोड़ के मॉलिक्यूल B को चिपकाएगा। तो अगर आपको सिर्फ ऑप्शन A को अंदर, मॉलिक्यूल A को अंदर आने देना है, तो आपको ये मेटल यूज करना पड़ेगा। हम भी जैसे बहुत सारे शो करते हैं जब, तो बाउंसर्स होते हैं, बाहर लाइन लगी होती है, लेकिन वो अंदर नहीं आने देता किसी को कि भाई आपके पास है, टिकट है तो आप अंदर आओ। लेकिन चूंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स को वो पहचानता है तो उन्हें वो इजिली आने देता है। सिंपल लाइक दैट। कि बहुत जो उसमें एटम्स होंगे जिसमें पहले से ये पता होगा कि हाँ इस मॉलिक्यूल के पास ये प्रॉपर्टी है, इसको अलाउ कर देना, भले ही दोनों का साइज सेम हो, भले ही मेरी और सामने वाले की हाइट सेम हो, वो बस मुझे अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, दूसरे वाले को नहीं करेगा। ये हो गई तीन चीजें। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर लगा कि अब नोबेल प्राइज हमें दे देनी चाहिए। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप सुनोगे ना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका कितना प्रैक्टिकल यूज है हमारे आपके लाइफ में। तो समझते हैं एक एक करके इसका एप्लीकेशन जो है। पहला तो आप समझो कि फिल्टर आउट करते हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी,
आप चूंकि ओमार यागी जी ने काम कर रखा तो आप फॉर्मुलेट कर सकते हो कि CO2 का साइज कितना है, हम कौन से मेटल को लेंगे, कौन से मॉलिक्यूल बाइंडर को लेंगे कि उस CO2 के साइज से थोड़ा सा छोटा पोर्स बस बन जाए। पोर्स बना के करोगे क्या, मान लो कि एक रूम चैम्बर है, इसमें सारे गैस हैं, CO2 भी है, H2 भी है, O2 भी है, N2 भी है। अब इसमें से क्या करना है कि CO2 को बाहर जाने नहीं देना है। N2 एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, N2 बाहर जाएगा, कोई हार्म नहीं है। O2 बाहर जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन बाहर जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम CO2 का साइज मेजर कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पोर्स बनाएंगे, स्पॉन्ज बनाएंगे, और वो क्या करेगा, उस CO2 को ट्रैप करेगा अपने अंदर, बाकी सारे गैसेस को बाहर जाने देगा। क्लियर? तो आप ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर सकते हो इससे। सेकेंड थिंग, आप सुनते होंगे डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। वाटर से हमें क्या करना है, नमक को बाहर करना है। इसके लिए करोड़ों रुपए लोग रिसर्च में लगाते हैं। आप मिडल ईस्ट अभी जहाँ वॉर छिड़ी हुई है, वहां पे देखोगे आप समुद्र के किनारे डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए हैं हर जगह। क्यों? खारे पानी से साफ पानी में बदलने के लिए, फिल्टर करने के लिए। अब उसके लिए चाहिए सेटअप, उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप सोचो एक लार्ज स्केल पे बनाया जा सकता है, मैं बताता हूं क्यों उसके बाद में, है ना। आप अगर NaCl का साइज देख लो, Na+ आयन और Cl- आयन का साइज मेजर कर लो और उससे छोटे पोर्स बना लो। अगर आप, चूंकि आपको मैथ्स आते हैं, उसके ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुका है वो, तो आप उससे छोटे पोर्स लगा लोगे तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस एक फिल्टर लगा दो, ऊपर से पानी आएगा वेव के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी, Na+Cl- ऊपर रह जाएंगे, नीचे जो गिरेगा वो आपका गिरेगा फ्रेश वाटर, प्योर वाटर। समझ रहे हो? आपका कितना खर्चा कम कर देगा। आपको कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। आप फैक्ट्री में जाओ, बोलो कि ये चीज चाहिए और वो लार्ज स्केल पे बनते रहेंगे। वो बस फिल्टर, एक समझ लो कि एक पर्दे की तरह एक सामान उठा के लाओ और वो आपको NaCl हटा देगा, मतलब जितने भी सॉल्ट्स हैं वो हटा देके आपको प्योर वाटर दे देगा। ग्लोबल वार्मिंग से तो होता ही है। और एक दो प्रैक्टिकल चीजें जो आपके होश उड़ा सकता है, और वो चीजें बनाई जा सकती है, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब सुनो इसका एक और ये क्या करता है, CO2 को ट्रैप करता है। मेटल के एटम्स जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, और आपको पता होगा कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो जितना डालो उतना ही वापस आपको मिल जाएगा रिएक्शन के बाद। मतलब आपने जो मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF यूज किया, उसका जो मेटल है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा वहां पे। CO2 और हाइड्रोजन को ट्रैप नहीं कर रहा, बस CO2 को ट्रैप कर रहा है। हाइड्रोजन की सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। CO2 है, हाइड्रोजन की सप्लाई आपने दी, मेटल एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा, वो आपको मिथानॉल बदल के देगा। मिथानॉल को आप एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो। वो आपको सोसाइटी में, मान लो आपका रोड साइड घर है, तो जितने भी पोल्यूशन वगैरह हैं, डस्ट पार्टिकल है, आपने चूंकि पेंट कर रखा है उससे, तो सारे के सारे जो पोल्यूटेंट्स है उसमें क्या हो गए, पोर्स के अंदर बंध जाएंगे। जब बरसात के सीजन आएंगे, बारिश होगी, वो NO2 CO2 जितने भी गैसेज हैं वो उसमें क्या होंगे, पानी में डिसॉल्व होके और वो फिर से ड्रेनेज में चले जाएंगे। समझो कि एसिड ड्रेन होने से आप रोक सकते हो। जो आपके आसपास पोल्यूशन है उसको कम कर सकता है ये MOF। साथ में बारिश आएगी, वो नीचे चला जाएगा। तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल, अभी तो और भी चीजें एक्सप्लोर की जा रही है, क्योंकि ये अपने अंदर एयर भी ट्रैप कर सकता है। एयर ट्रैप करके होगा क्या, एयर इज अ गुड इंसुलेटर। एयर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता पास होने से। तो जो आपके डिवाइसेज बन रहे हैं, जिसमें एक दिक्कत, एक मेजर चैलेंज है कि दो वायर आप बहुत नजदीक ले आओगे तो एक का सिग्नल दूसरे के सिग्नल को इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, तो उसके बीच में हमें एक इंसुलेटर की लेयरिंग करनी पड़ती है। अगर आप MOF बीच में लगा दोगे जो एयर को ट्रैप करके रखेगा वहां पे, तो आप बहुत कम स्पेस में आप एयर को बीच में एज ए इंसुलेटर यूज कर पाओगे वहां पे। तो होगा क्या, डिवाइसेज को आप और छोटा कर पाओगे। उसमें अगर एयर को आपने फ्लो करवा दिया तो कूलिंग सिस्टम आप बना सकते हो MOF के थ्रू, जो डिवाइसेज को ठंडा रखेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े जो हमारे आसपास में डेली लाइफ चैलेंजेस है, जैसे डिसैलिनेशन की ही बात की मैंने, वो हमारे डेली लाइफ चैलेंज है। आप घर में केंट RO लगाते हो प्यूरिफाइंग के लिए, करोगे क्या, बस एक रुमाल की तरह MOF का लेयर लाओ, ऊपर से पानी डालो, सारे पॉल्यूटेंट्स को वो रिमूव कर देगा, आपको बस प्योर वाटर देगा। और जो मिनरल्स हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है कि ये उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा, किसे किसे पास होने देना है, किसे नहीं पास होने देना है, साइज उसका कुछ भी हो।
तो ये क्या करेगा, ऐसे उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग बाइंडर्स यूज करेगा, जो आपके लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस है उन सबको हटा देगा, और जो इसेंशियल मिनरल्स हैं उसे पास होने देगा। समझो कितने इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी इससे। आपको एक समझो कि एक पर्दा मिल गया एज अ केंट आरओ, कि उससे बस पानी छान दो, चीजें इजी हो गई आपके लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बचत। डिसैलिनेशन प्लांट, कुछ नहीं करना है, समुद्र के किनारे एक बड़ा सा एमओएफ का लेयर लगा दो, उससे पानी जब भी अंदर आएगा, आपको एक क्लोज कंटेनर रखना, क्लोज कंटेनर का वॉल किससे बना के रखना, एमओएफ से, वो पानी के पैसेज को अलाउ करेगा, अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्योर वाटर। डिसैलिनेशन करने की जरूरत नहीं, यहां भी आपको एनर्जी सप्लाई बच जाएगी। अगला चीज जो है आपका, अब छोटे छोटे रिएक्टर बना पाओगे, बिल्डिंग के ऊपर लेयर लगा दो एक पूरी एमओएफ की, वो क्या करेगा, CO2 को ट्रैप करेगा, आप उसमें हाइड्रोजन की सप्लाई डालो, कॉपर, ये सब एज अ कैटलिस्ट यूज वर्क करेंगे वहां पे, और वो आपको मिथानोल, मीथेन यूज करके देगा, बना के देगा, उसको ट्रैप करके भी रखेगा, ऐसा नहीं कि उसे वापस छोड़ देगा। तो आप उसको क्या करोगे, जमा कर सकते हो एज अ फ्यूल। तो इसके और भी प्रैक्टिकल यूज है। अगर आपको कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूज इसका समझ में आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालो, और यार इस वीडियो को ना शेयर करो, ताकि क्या होता है, आप और किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर पाओगे। लोग ना साइंस की वीडियोस देखते हैं नहीं, व्यूज हमारे आते हैं कम, तो आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट वादा करो कि 5 लोगों को तो जरूर शेयर करोगे, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, या जो मुझे जानते हो उनको भी। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो का एंड इस बात पे हो रहा है कि अंकित साहब ने वादा किया था कि खुद का एक चैनल आएगा और दोस्तों में बातें बताई जाएंगी, और बहुत खूबसूरत आपको वीडियो पसंद आई, मुझे पता है, उम्मीद है। तो इसको दूर तक पहुंचाइए और इसकी बातों को, इसकी स्टाइल को दूर तक पहुंचाइए, जिससे कि बहुत फायदा हो। अंकित साहब ने जैसे आपको कहानियां, किस्से आराम से बताई, और मेरे पास है i9 का प्रोसेसर, यहाँ पे है आपकी बातें, आपकी भाषा। ये मैंने बताया था कि भाई में लगा हुआ i9 का प्रोसेसर और मैं थोड़ा लेजी हूँ। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, और आपको किस नए टॉपिक को समझना है बिल्कुल ही आसान भाषा में, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बुरा लगा तो वो कमेंट मत करना, क्योंकि पहला वीडियो है मेरा। चलिए।